हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देहरादून स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देहरादून स्टडी पॉइंट में। मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो दोस्तों, हिंदी साहित्यकार की एक महत्वपूर्ण सीरीज जहां पे हम आपके सामने यूकेएसएससी के सिलेबस के अनुसार जो महत्वपूर्ण जो साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, वे हम आपके सामने रख रहे हैं। और पिछली दो क्लासेस की बात करें दोस्तों, तो वहां पे हमने महादेवी वर्मा जी और मन्नू भंडारी जी के बारे में डिस्कशन किया था। और सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध यानी एक फैंटेसी कवि जिनका जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ था और निधन 11 सितंबर 1964 को हुआ था। मुक्तिबोध जी की बात करें दोस्तों, उन्हें एक फैंटेसी कवि के रूप में भी जाना जाता है। तो फैंटेसी का अर्थ ये होता है ऐसा कवि जिनकी कविताओं में कल्पना का भाव प्रदान होता है। यानी फैंटेसी का अर्थ ही कल्पना हो गया, और ऐसे कवि जिनकी कविताओं में, रचनाओं में कल्पनाओं का भाव अधिक प्रदान हो, तो वह फैंटेसी कवि होता है। और यह है गजानन माधव मुक्तिबोध। माधव मुक्तिबोध जी की जो कविताएं हैं उनमें काफी कल्पना का भाव मिलता है। जैसे आप यहाँ पे उनकी कविता के कुछ पंक्ति देखिए कि स्वप्न के भीतर स्वप्न, विचारधारा के भीतर और एक अन्य सघन विचारधारा प्रच्छन्न, मस्तिष्क के भीतर एक मस्तिष्क और उसके भी अंदर एक और कक्ष, कक्ष के भीतर एक गुप्त प्रकोष्ठ और कोठे के सांवले गुहा अंधकार में मजबूत संदूक, दृढ़ भारी भरकम, और उस संदूक के भीतर कोई बंद है। तो उनकी कविताओं में कल्पना का भाव की अधिकता होने के कारण गजानन माधव मुक्तिबोध को फैंटेसी कवि कहा जाता है। तो दोस्तों, यह भी आपको ध्यान रखना है कि भविष्य में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि फैंटेसी कवि के रूप में किसे जाना जाता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है, इसलिए यह नाम भी आपको जानना जरूरी है। अब गजानन माधव मुक्तिबोध जी के जो जीवन परिचय है उस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध के जीवन परिचय की बात करें दोस्तों, कि उनका जन्म श्योपुर कस्बा ग्वालियर मध्य प्रदेश में 1917 में हुआ था। यानी वर्ष 1917 में श्योपुर कस्बा ग्वालियर मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। लेकिन अगर उनका मूल स्थान पूछा जाए, यानी जहाँ पे उनके परिवार का जो मूल वंश निवास करता था, वो करता था महाराष्ट्र में। और वह कुछ समय पश्चात वो वहां बस गए थे, मध्य प्रदेश में बस गए थे, लेकिन वह मूल रूप से महाराष्ट्र के थे। और पिताजी की बात करें तो माधव जी के पिताजी का नाम था गोपाल राव और माता जी का नाम पार्वती बाई था। अब दोस्तों, मुक्तिबोध जी का जो जीवन था वह संघर्षपूर्ण रहा, विरोधों से भरा रहा। उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा का भी अध्ययन किया और जिनका प्रभाव उनकी कविता में भी देखने को मिला। अब साथियों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो उनकी कविताएं रचना जो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी वे 1943 में हुई थी। और जो अगेय जी की जो तार सप्तक जो पत्रिकाएं थी, समाचार पत्रिकाएं थी, उनमें उनका प्रकाशन हुआ था। तो सबसे पहले जो उनका प्रकाशन हुआ था, उनकी कविताओं का प्रकाशन हुआ था, ये 1943 में हुआ था। और इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है वह यह है कि उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच में एक सेतु भी माना जाता है। और इसके अलावा दोस्तों, आने वाले एग्जामों के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यह है कि उन्होंने नया खून नामक एक साप्ताहिक जो पत्र है उसमें संपादन का कार्य भी किया था। तो प्रश्न बनेगा कि नया खून नामक जो साप्ताहिक पत्र है उसका संपादन किसने किया था? तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने ही किया था। अब थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका 5 तारीख की पहली शिफ्ट में ग्राम विकास अधिकारी का पेपर रहा होगा, और वहां पे आयोग द्वारा एक प्रश्न पूछा गया, लेटेस्ट प्रश्न है दोस्तों, कि भूरी भूरी खाक धूल कविता किसकी रचना है? और इसका राइट आंसर था गजानन माधव मुक्तिबोध जी का। तो कुछ स्टूडेंट के लिए तो ये सरल रहा होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट के लिए ये बहुत टफ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने ये नाम ही पहली बार सुना। तो आपको ऐसा नहीं करना दोस्तों। सिलेबस में जितने भी साहित्यकार हैं, जितने भी रचनाकार हैं, उन सभी की रचनाओं को आपको देखकर जाना है, पढ़कर जाना है। तो आपको गजानन माधव मुक्तिबोध को भी हल्के में नहीं लेना है। बहुत महत्वपूर्ण नाम है और आगामी परीक्षा में और भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं, उनकी जो कविता हैं, कविता संग्रह हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताओं की बात करें तो सबसे जो प्रसिद्ध रचना है, जैसे चांद का मुंह टेढ़ा है। इसके अलावा अगर बात करें भूरी भूरी खाक धूल, जो अभी हाल ही में प्रश्न भी बना था। और इसके अलावा एक नाम है, वो है अंधेरे में। अंधेरे में जो कविता है वह गजानन माधव मुक्तिबोध जी की काफी लंबी कविता है। तो ये काफी प्रसिद्ध भी है, काफी विवाद में भी रही थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, जो ये भूरी भूरी खाक धूल है उसकी ये कविता संग्रह है। और इस कविता संग्रह की एक महत्वपूर्ण कविता है, वह है सहर्ष स्वीकार्य है।
यह क्लास 12 के एनसीईआरटी सिलेबस में है, इसलिए आपको इसे विशेष ध्यान रखना है। अगली बार एग्जाम में यह प्रश्न बन सकता है। अब गजानन माधव मुक्तिबोध जी की जो कहानी है उन्हें डिस्कस करते हैं। जैसे एक कहानी है बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है काठ का सपना। इसके अलावा बात करें वह है पक्षी और दीमक। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, जो पक्षी और दीमक है वो कहानी किसकी है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। और इसके अलावा जो इन सभी से सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसे एक लघु उपन्यास की संज्ञा भी दी गई है वह है विपात्र। आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो विपात्र लघु उपन्यास कहें, वो कहानी कहें, वो किसकी है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। इसके अलावा दोस्तों सौंदर्य के उपासक हो गया, और आगे बात करें जैसे हम बात करें क्लाउड इथरली हो गया, और एक और कहानी आपको ध्यान रखना है वह है ब्रह्म राक्षस का शिष्य। तो हमने दोस्तों कोशिश की है यहाँ पे कि आने वाले एग्जाम में गजानन माधव मुक्तिबोध से कोई भी प्रश्न आपका ना छूटे। बस आपको क्या करना है, इनको आपको बार बार रिवाइज करना है, अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। यकीन मानिए दोस्तों आपको आने वाले एग्जाम में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों कहानी संग्रह की बात करेंगे। अभी तो मुख्यतः कहानी थी, अब कहानी संग्रह की बात करें तो आपको केवल एक कहानी संग्रह ध्यान रखना है, वह है सतह से उठता आदमी। तो सतह से उठता आदमी एक कहानी संग्रह है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी का है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब है आलोचनात्मक निबंध रचना। गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने निबंध में उनकी काफी अच्छी पकड़ थी, तो उन्होंने आलोचनात्मक जो निबंध है उनकी भी रचना की। जैसे बात करें कामायनी एक पुनर्विचार, बहुत प्रसिद्ध रचना है। तो कामायनी एक पुनर्विचार, यह आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना है, वह है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो यह भी गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। इसके अलावा दोस्तों एक दो निबंध और भी हैं, निबंध संग्रह हैं। जैसे बात करें कि एक साहित्यिक की डायरी, यह भी एक निबंध संग्रह है। और इसके अलावा बात करें दोस्तों वह है नई कविता का आत्मसंघर्ष। तो इन चार निबंधों संग्रह की बात करें, जैसे दो तो निबंध संग्रह हो गए, दो निबंध वगैरह हो गया, आलोचनात्मक निबंध हो गए, वह भी आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब थोड़ा उपाधि की बात करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी के। जैसे दोस्तों हमने आपको कहा था कि उन्हें एक फैंटेसी कवि के रूप में जाना जाता है, एक भयानक खबरों के कवि के रूप में जाना जाता है, तीव्र इंद्रिया बोध के कवि के रूप में जाना जाता है। और एक शमशेर बहादुर सिंह एक हिंदी के बहुत बड़े प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं, वह कहते हैं कि मुक्तिबोध स्वाधीनता भारत का इस्पाती ढांचा है। और इसके अलावा एक नामकार सिंह जी है जो क्या कहते हैं कि नई कविता में मुक्तिबोध की जगह वही है जो छायावाद में निराला जी की थी। तो कुछ बातें भी होती हैं, कुछ कथन भी पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों उनकी एक और रचना थी जैसे भारत इतिहास और संस्कृति, ये काफी विवादित रही थी। और इसके विवाद के चलके जो उस समय की सरकार थी, 1964 के आसपास की जो सरकार थी, उन्होंने इसे बंद करा दिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत इतिहास और संस्कृति मुक्तिबोध की सर्वश्रेष्ठ एवं बहुचर्चित एक विवादित कृति है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मुकदमा चला था और इसे क्या कर दिया था, बैन कर दिया गया था। तो काफी विवादित पुस्तक भी रही थी, रचना रही थी, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध से जो महत्वपूर्ण बातें थी वो यही थी। उम्मीद है आने वाले एग्जाम में आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब नई क्लास में, नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।